एपिसोड की शुरुआत ईयर 1977 के एक फ्लैशबैक से होती है। एक आदमी जिसका नाम अलेक्जेंडर आर्जेंट है, ग्लैन कैप्री मोटेल के रूम नंबर 217 में जाता है। रूम के अंदर वो अपनी शर्ट ऊपर करता है और उसकी टॉर्सो पर एक अल्फाबाइट का निशान होता है। उसने वो आर्जेंट नेकलेस भी पहना होता है जो एलिसन की बुआ केट ने उसको गिफ्ट किया था। वो नेकलेस काफ़ी टाइम से एलिसन की फैमिली के पास था। जैसे ही चांद पूरा होता है तो अलेक्जेंडर भी उस अल्फाबाइट की वजह से वेयरवुल्फ बनने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर पाए वो खुद को गोली मार लेता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में स्कॉट की स्कूल बस भी उसी मोटेल के बाहर आती है। कोच बताते हैं कि जिस स्कूल एक्टिविटी के लिए वो लोग जा रहे थे वो पोस्टपोन्ड हो गई है, इसलिए आज रात वो लोग उसी मोटेल में रुकेंगे। लिडिया को उस मोटेल से नेगेटिव वाइब्स आती हैं। वो कहती है कि शायद उनको उस मोटेल में नहीं रुकना चाहिए। एलिसन कहती है कि एक रात की ही तो बात है। लिडिया कहती है कि एक रात में बहुत कुछ हो सकता है। अपने रूम के अंदर साइल्स और स्कॉट अनुमान लगाते हैं कि वो सीरियल किलर कौन हो सकता है। साइल्स कहता है कि उसको तो लिडिया पर भी शक है। हो सकता है कि कोई लिडिया से ये सब करवा रहा हो, जैसे पीटर ने लिडिया से खुद को जिंदा करवाया था। क्रिस आर्जेंट उस अबैंडन्ड मॉल की बिल्डिंग में जाते हैं और वहां मिले क्लूज से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वेयरवुल्फ फाइट के दौरान वहां एग्जैक्टली क्या हुआ था। उस मॉडल के अपने रूम में जब स्कॉट बाथरूम में जाता है तो मिरर में उसकी आंखें कुछ सेकंड्स के लिए अल्फा रेड ग्लो करने लगती हैं। एलिसन अपने रूम के बाथरूम में शावर ले रही होती है, तभी स्कॉट वहां आता है। उसको देख के लगता है कि वो किसी तरह के हिप्नोटिक स्टेट में है। वो एलिसन के साथ मिसबिहेव करने लगता है, लेकिन फिर अचानक से उस हिप्नोटिक स्टेट से बाहर आता है और शर्मिंदा होकर उस रूम से चला जाता है। उसको समझ नहीं आता कि अभी थोड़ी देर पहले वो एलिसन के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था। जब लिडिया एक्स्ट्रा टॉवल्स लेने उस मोटेल के ऑफिस रूम में जाती है तो वो नोटिस करती है कि वहाँ ऑफिस की दीवार पर एक नंबर लिखा है 198। वो मोटेल क्लर्क उसको बताती है कि उनका वो मोटेल सुसाइड्स के लिए इनफेमस है। उस मोटेल को 40 साल हो गए हैं और इन 40 सालों में अब तक 198 लोग वहाँ सुसाइड कर चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि आइजैक और बॉयड भी ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे वो दोनों भी किसी हिप्नोटिक स्टेट में हों। बॉयड वेंडिंग मशीन में 201 टाइप करता है और फिर उस मशीन को तोड़ देता है। आइजैक अपने रूम में टीवी पर चैनल नंबर 201 लगाता है और पागलों की तरह स्माइल करने लगता है। एलिसन अपने डैड को कॉल करके बताती है कि आज रात वो लोग एक मोटेल में रुके हैं। उस मोटेल का नाम क्रिस को जाना पहचाना सा लगता है। वो कहते हैं कि वो एलिसन और उसके दोस्तों को वहाँ लेने आ रहे हैं, लेकिन एलिसन मना कर देती है कि एक रात की ही तो बात है, कल तो वो लोग स्कूल बस से घर वापस आ ही जाएंगे। लिडिया अपने और एलिसन के रूम में आती है और उसको वो सुसाइड वाली बात बताती है। तभी लिडिया को साथ वाले रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं। एक कपल सुसाइड करने की बात कर रहा होता है। वो दोनों 1 2 3 काउंट करते हैं और फिर लिडिया को गन शॉट्स की आवाज़ सुनाई देती है। लिडिया बहुत डर जाती है, लेकिन एलिसन कहती है कि उसको तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। लिडिया इन्वेस्टिगेट करने साथ वाले रूम में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ऐसा लगता है कि उस रूम को रेनोवेट किया जा रहा है। लिडिया कहती है कि वो श्योर है कि उसने उस रूम से कुछ आवाज़ें सुनी थी। एलिसन उसकी बातों पर भरोसा करती है और कहती है कि उस मोटेल में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। बॉयड कुछ आइस लेने के लिए एक मशीन के पास जाता है तो वहाँ उसको एक लड़की एलिशिया की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी मौत पास में बॉयड की वजह से ही हुई थी। फिर बॉयड को आइस में एलिशिया का फेस दिखता है और बॉयड बहुत डर जाता है। आइजैक के साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा होता है। उसको अपने डैड से रिलेटेड बुरी यादें दिखती हैं। फिर उसको ऐसा लगता है जैसे उसके डैड ने दोबारा उसको बेसमेंट के फ्रीजर में लॉक कर दिया है और आइजैक जोर जोर से चीखने लगता है। लिडिया और एलिसन अपने साथ वाले रूम में हुई सुसाइड के बारे में इंक्वायर करने उस मोटेल के ऑफिस जाते हैं तो देखते हैं कि दीवार पर जो नंबर लिखा था अब वो 198 की जगह 201 हो गया है। लिडिया को लगता है कि शायद 3 और मौतें होने वाली हैं। स्कॉट के साथ भी एक अजीब हादसा होता है। उसको उस मोटेल के बाहर डुकेलियन और मेलिसा दिखते हैं। डुकेलियन स्कॉट को धमकाता है और फिर मेलिसा को मार देता है। तभी साइल्स रूम में आता है। स्कॉट अपने हेलुसिनेशन से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि मोटेल के बाहर तो कोई भी नहीं है, ना डुकेलियन और ना ही मेलिसा। तभी साइल्स को लिडिया का मैसेज आता है और वो उसको अकेले अपने रूम में बुलाती है। ईथन और डैनी अपने रूम में मेकआउट कर रहे होते हैं। तभी ईथन को ऐसा लगता है कि वो वेयरवुल्फ बन रहा है, सेम वे जैसे वो अपने भाई के साथ मर्ज होके बनता है। ईथन घबरा जाता है और रूम से बाहर चला जाता है।
लिडिया साइल्स को उन सुसाइड के बारे में बताती है। साइल्स कहता है कि आइजैक, बॉयड, स्कॉट तीनों ही बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। साइल्स को लगता है कि शायद ये सब उस सीरियल किलर ड्राक का काम है। जरूर इस बार ड्राक 3 वेयरवुल्व्स की बलि चढ़ाएगा, तभी वो तीनों वेयरवुल्व्स ऐसे वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। मे बी वो लोग ड्राक के माइंड कंट्रोल में हैं। शायद उनका उस मोटल में आज रात रुकना भी ड्राक ने प्री प्लान किया हो। साइल्स, लिडिया और एलिसन क्लूज ढूंढने दोबारा साथ वाले रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ईथन खुद को एक मशीन से काटने की कोशिश कर रहा है। साइल्स जल्दी से उससे वो मशीन छीनने लगता है और लिडिया उस मशीन की प्लग निकाल देती है। फिर ईथन अपने खुद के पंजों से अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन साइल्स और एलिसन उसके हाथ पकड़ लेते हैं ताकि वो खुद को हर्ट ना कर पाए। ईथन का पैर फिसल जाता है और वो एक हीटर के ऊपर गिर जाता है। हीट के साथ कांटेक्ट में आते ही ईथन हिप्नोटिक स्टेट से बाहर आ जाता है और उसको कुछ याद ही नहीं होता कि कुछ देर पहले वो क्यों सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद एलिसन स्कॉट को ढूंढने चली जाती है और साइल्स और लिडिया बॉयड और आइजैक को। साइल्स को लगता है कि कहीं इस सब में लिडिया का हाथ ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर लिडिया की बर्थडे पार्टी के दौरान भी सभी लोग ऐसे ही बिहेव कर रहे थे जैसे वो लोग किसी के माइंड कंट्रोल में हो। मे बी ड्राक लिडिया को माइंड कंट्रोल करके उससे ये सब करवा रहा हो। साइल्स लिडिया से सॉरी भी कहता है क्योंकि वो लिडिया पर शक कर रहा है। तभी लिडिया को दोबारा कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं कि एक माँ अपने बच्चे को डुबा के मार रही है। वो और साइल्स भाग के बॉयड और आइजैक के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि बॉयड बाथटब में है और उसने अपने ऊपर एक बड़ा सा सेफ रखा हुआ है ताकि वो पानी से बाहर ना निकल पाए और मर जाए। साइल्स उस सेफ को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सेफ बहुत भारी होता है और साइल्स से नहीं हटता। तभी साइल्स को याद आता है कि ईथन हीट के कांटेक्ट में आने पर अपने हिप्नोटिक स्टेट से बाहर निकल गया था। साइल्स सेम चीज़ बॉयड के साथ करता है। वो बॉयड की स्किन से एक रोड फ्लेयर टच करता है जिससे बॉयड भी अपने हिप्नोटिक स्टेट से बाहर आ जाता है और वो सेफ अपने ऊपर से हटा के पानी से बाहर निकल जाता है। आइजैक बेड के नीचे छुपा होता है और साइल्स उसके साथ भी सेम हीट वाली टेक्निक यूज़ करके उसको भी हिप्नोटिक स्टेट से बाहर ले आता है। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि डेरिक अभी भी जिंदा है और वो हेल्प के लिए मिस ब्लेक के पास जाता है। डेरिक के कहने पर मिस ब्लेक उसको डेरिक के अपार्टमेंट ले जाती हैं। डेरिक कहता है कि उसको अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करके बताना है कि वो अभी भी जिंदा है। मिस ब्लेक कहती है कि अभी डेरिक को रेस्ट की ज़रूरत है। डेरिक कहता है कि उसके वुंड्स खुद ही हील हो जाएंगे। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं एंड देन दे गेट इंटीमेट। स्कॉट को ढूंढते हुए एलिसन, साइल्स और लिडिया पार्किंग लॉट में आते हैं। स्कॉट वहीं होता है, लेकिन उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाला हुआ होता है और उसके हाथ में एक रोड फ्लेयर होता है। वो भी हिप्नोटिक स्टेट में होता है और कहता है कि सब कुछ उसका फॉल्ट है। डेरिक की जान भी स्कॉट की वजह से ही गई है। स्कॉट कितना भी कोशिश करे पर किसी को भी नहीं बचा पाता। स्कॉट अपनी पुरानी लाइफ को मिस कर रहा है जब वो कुछ नहीं था, ना ही वेयरवुल्फ और ना ही स्कूल और लैक्रोस टीम में पॉपुलर। स्कॉट कहता है कि उसको खुद को मार के दोबारा कुछ नहीं बन जाना चाहिए। तभी साइल्स स्कॉट के पास जाता है। वो कहता है कि अगर स्कॉट अपनी जान लेगा तो साइल्स भी अपनी जान दे देगा। स्कॉट उसका दोस्त है, उसका भाई है और साइल्स उसको ऐसे अकेले नहीं मरने देगा। अगर स्कॉट को खुद को मारना है तो उसको अपने साथ साइल्स को भी मारना पड़ेगा। स्कॉट को बातों में लगा के साइल्स उससे वो रोड फ्लेयर छीन लेता है और उसको दूर फेंक देता है। हवा से वो रोड फ्लेयर दोबारा उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो स्कॉट और साइल्स तक पहुंच पाए, लिडिया उन दोनों पर कूद के उन दोनों को वहां से हटा देती है। जहां ग्राउंड पर पेट्रोल पड़ा था वहां एक ब्लास्ट होता है और लिडिया को उस ब्लास्ट की आग में एक भयानक सा चेहरा दिखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कोच देखते हैं कि स्कॉट, साइल, आइजैक, लिडिया, एलिसन और बॉयड बस में ही सो रहे हैं। वो लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि वो स्कूल एक्टिविटी कैंसिल हो गई है और वो लोग घर वापस जा रहे हैं। ईथन स्कॉट के पास आता है और उसको थैंक यू बोलता है क्योंकि कल रात उसके फ्रेंड्स ने ईथन की जान बचाई थी। एज अ फेवर वो स्कॉट को बताता है कि एनिस मर चुका है, लेकिन शायद डेरिक अभी भी जिंदा है। एनिस की जान डेरिक की वजह से गई थी, तो अब डेरिक के पास 2 रास्ते हैं। या तो वो अपने पैक को मार के अल्फा पैक ज्वाइन करे या फिर खुद काली के हाथों मारा जाए। ऑब्वियसली अल्फा पैक को यह नहीं पता है कि एनिस को डिक्विलेन ने मारा है, ना कि डेरिक ने। स्कूल बस में लिडिया नोटिस करती है कि शायद कोच की विसल में कुछ मिला हुआ है। चेक करने पर पता चलता है कि उसमें वुल्व्सबेन मिला है। जरूर ड्राक ने ही कोच की विसल में वुल्व्सबेन मिलाया होगा ताकि जब भी कोच विसल करें तो वुल्व्सबेन पाउडर हवा में फैल जाए। इसी वजह से ड्राक कल रात उन चारों वेयरवुल्व्स को इतनी आसानी से माइंड कंट्रोल कर पाया। ये जानने के बाद साइल्स वो विसल बस से बाहर फेंक देता है।
फिर हम देखते हैं कि जेराल्ड अभी भी जिंदा है और क्रिस ने उनको किसी तरह की फैसिलिटी में रखा है। जेराल्ड को देख के लगता नहीं कि उनकी तबीयत ठीक है। क्रिस जेराल्ड से अलेक्जेंडर आर्जेंट के बारे में पूछते हैं। ये वही अलेक्जेंडर है जिसको हमने फ्लैशबैक में उस मोटल में देखा था। क्रिस जानना चाहते हैं कि जिस अल्फा ने अलेक्जेंडर को काटा था उसका नाम क्या था। जेराल्ड कहता है कि उसका नाम डिक्वेलियन था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।